जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बोल दो आप, अलग अलग पॉइंट पर जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण जो हमारा अलग अलग पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें निकालने का काम करेंगे। वैसे पिछले क्लास में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें आपको हमने कुछ काम दिया था और वो काम यही था कि अलग अलग पॉइंट पर, जैसे कि एक्सियल पोजीशन पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, फिर आपका था इक्वेटोरियल पोजीशन पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा बात है, हम उस पर जो है अभी चर्चा कर लेते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है मूल रूप से इसी पर आधारित है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। तो कोई भी मैग्नेट जब भी चुंबक की बात करेंगे तो उसमें दो पोल तो रहबे करेगा, दो ध्रुव रहेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल मान लेते हैं, इस तरह से है, ठीक है। तो इन दोनों का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो बीच में होगा। मान लेते हैं इसके न्यूट्रल पॉइंट से एक पॉइंट है ओ जो आर दूरी पर स्थित है और हमको इसी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक्चुअल ई जो अगर आप पॉइंट पर जाते इस लाइन के ऊपर में इधर चाहे इधर लेफ्ट या राइट कहीं भी जाते हो तो वो पोजीशन को नाम देते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन, उसको हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं, है ना। तो मान लीजिए हम ओ पॉइंट पर निकालना चाहते हैं इस साइड में, तो ओ पॉइंट पर एस यानी कि आपका ये जो साउथ पोल है उस पोल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा और नॉर्थ पोल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड। नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड। याद कीजिए जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, चुंबकीय क्षत्र रेखा, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल से फील्ड जो होता है बाहर निकलता है और साउथ पोल में फील्ड जो होता है वो इंटर करता है। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ पोल की वजह से जो आएगा फील्ड का डायरेक्शन वो क्या होगा, आउटवर्ड, यानी कि इसके पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, साउथ पोल के कारण जो आप देखे थे तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइन होगा वो इनवर्ड होगा, ऐसे होगा, बी और नीचे एस लगा देंगे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि एक्सियल पोजीशन जो अक्षीय स्थिति जो है किसी मैग्नेट का, उस मैग्नेट के अक्षीय स्थिति पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो ध्रुव की वजह से और दो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को पहले तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लेना है। जो बड़ा होगा उस बड़ा में से छोटा के वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे वही हमारा क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मान लो कोई भी पोल आप ले लो, नॉर्थ पोल ले लो, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर। तो देखो पॉइंट मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हमने बताया है आपको। चूंकि पॉइंट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, उसके बाद था P अपॉन R का स्क्वायर। ऐसा करके हमने आपको बताया था फॉर्मूला। अगर पॉइंट मैग्नेट की बात करें तो उसके लिए हम लोग जो है इसी तरह का जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम R नहीं रखते हैं, यहाँ पर R के जगह पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपका जो है टर्म वो X इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों ने R को जो है कंसीडर कर रखा है, तो इसके आधार पर हमको निकालना है। तो पहला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आपका यही था, पॉइंट मैग्नेट के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है, ये हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, हम लोग जो यहाँ पर डाइपोल बनाए हैं, स्वाभाविक बात है कि दोनों का पोल स्ट्रेंथ जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए या मैग्नेटिक डाइपोल की जब आप बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, तो उस केस में उसका परिभाषा में ये बात मेंशन था कि दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ध्रुव प्राबल्य, वो बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख लो बराबर नहीं लोगे तो फिर जो है ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। तो हम इन दोनों में से कोई एगो पोल माने दोनों पोल की वजह से यहाँ पर वैसे तो फील्ड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पहले नॉर्थ पोल की बात हम करते हैं। तो नॉर्थ पोल के लिए अगर यही फॉर्मूला लगा करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो फंडा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये तो रहेगा। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ जो होगा उसका P ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। पोल स्ट्रेंथ जो आएगा वो तो आपका P ही रहेगा। अच्छा, आपका जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, तो डिस्टेंस चेंज होगा।
नॉर्थ पोल से ओ पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो दूरी देख लीजिए क्या होगा। देखिए मिडिल से आपका दूरी जो है आर है, मिडिल से इसका जो दूरी है वो आर है। यहां से यहां तक का दूरी को आप 12 मानते हैं, तो स्वाभाविक बात है यहां से ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मान लेते हैं, कुछ मान लो एस मान लो। अच्छा एस तो पहले हम लोग मान रखे हैं, तो यहां पर कुछ और मान लो। हम लोग जो है ना इस पॉइंट का नाम कुछ और डाल लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम जो है अब ए डाल लो, चलो ए रहने दे। तो नॉर्थ पोल से ए के बीच का जो दूरी होगा एल होगा, और ए से एस पोल के बीच का जो दूरी होगा वो भी एल होगा। हमको चाहिए नॉर्थ पोल से ओ पॉइंट के बीच का दूरी, तो यहां से यहां तक एल और यहां से यहां तक का दूरी है आर, तो हम लोग लिखेंगे आर प्लस एल, आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। किसका इक्वेशन आया? तो ये इक्वेशन आया मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पहला जो है पॉइंट नॉर्थ पोल, उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया वो हमारे पास है, ये है। अच्छा अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, है ना, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो उसके लिए भी आप वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, खाली बस इसमें नीचे एस लगा दो, म्यू 0/4 पाई, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। बस पोल स्ट्रेंथ के जगह पोल स्ट्रेंथ डालो और एक्स जो दूरी चाहिए आपको, आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको दूरी मिल जाएगा। हमको चूंकि साउथ पोल से ओ के बीच का दूरी चाहिए, तो साउथ पोल से ओ के बीच का तो डायरेक्ट डिस्टेंस है नहीं, तो क्या करेंगे? आप देखिए ए से लेकर के एस तक का बीच का दूरी एल हो जाएगा, क्योंकि ये 12 है, आधा आधा बढ़ जाएगा, मिड पॉइंट है ये। तो ए से लेकर के एस तक का बीच का दूरी जो हो गया वो एल हो गया, और एस से ओ चाहिए, तो हम ए से लेकर के ओ तक जो आर दूरी है उसमें से ए से लेकर के एस यानी एल दूरी को घटा देते हैं। तो जैसे ही घटा देंगे तो शेष एस से लेकर के ओ तक का दूरी मिल जाएगा हमें। तो हम लोग यहाँ से इसके लिए भी वैल्यू रख लेंगे, तो ये आ जाएगा आर माइनस एल और इसका वैल्यू आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये 2 बन जाएगा। देखिए हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर जो है हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओ बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, इस पॉइंट पर हम लोगों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से छोटा को घटा देना है। तो पहली बात तो ये तय कौन करेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन? आप इस फॉर्मूला में देखिएगा सारा डाटा जो है वो पिछला फॉर्मूला से मैच करेगा, खाली बस डिस्टेंस दोनों का अलग होगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है क्योंकि घटा रहे हैं, और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि जोड़ रहे हैं। तो ज्यादा वैल्यू से अगर भागा दोगे तो ई पूरा का पूरा ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो छोटा वैल्यू होगा, और साउथ पोल के कारण जो आएगा वो बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो बड़ा वैल्यू आया है साउथ पोल, इसमें से छोटा वैल्यू जो नॉर्थ पोल है इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब घटाइएगा तो आप यहां से वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से जो वैल्यू है उठा करके आप रख दो। तो जैसे ही वैल्यू रखोगे तो नेट वैल्यू जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का है वो निकल जाएगा। एस साउथ पोल की वजह से है म्यू 0/4 पाई, इसका आएगा P अपॉन आर माइनस एल, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ म्यू 0/4 पाई, इसका लिखोगे P अपॉन आर प्लस एल, इसका होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 से और 1 से लेकर के हम रख दिए। अब इसी को सॉल्व कर देना है, जो आएगा सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको, जो टर्म दोनों में है कॉमन, उसको तो बाहर कर लो, कॉमन कर लो उसको। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो
बाहर आने वाला है उसको बाहर कर लेते हैं। देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर इसमें से म्यू 0/4 पाई और पी ये बाहर हो जाएगा, तो म्यू 0 p/4 पाई इसको बाहर कर लेते हैं। अंदर बचेगा 1/r-l इसका होल स्क्वायर माइनस 1/r+l इसका भी होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसमें से अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो देखिए म्यू 0p/4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, इसका आपने अगर एलसीएम लिया तो r² माइनस l स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लोगे तो यही बनेगा, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो इसको आप इधर लाओगे तो r+l इसका होल स्क्वायर माइनस ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा r-l इसका होल स्क्वायर। वैसे a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस l का होल स्क्वायर अगर ऐसे करते a-b का होल स्क्वायर तो आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 4ab, ऐसा करके आपका फॉर्मूला आता है। मतलब कहने का सेंस ये होता है a+b का होल स्क्वायर और माइनस a-b का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है 4ab। वैसे नहीं तो इसको आप तोड़ करके भी सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका वैल्यू जो आएगा वो यही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यू, ठीक है। नहीं तो इसको आप a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, इसको a-b के होल स्क्वायर पर, जो कटेगा उसको काट दो तो आपका फिर से वैल्यू यही आएगा। तो हमारे पास a और b के जगह पर क्या है, r है और l है। तो हमारे पास जो r और l है तो इसको दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो आपके पास जो डाटा आएगा, पहली बात तो जो है उसको उतार देते हैं p/4 पाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसके जगह पे 4rl ऐसा कुछ आएगा और नीचे में जो है वो रहेगा, ये तो खैर चेंज होने वाला है नहीं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा ये जो 4 है इसको काटना मत, ठीक ना, इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसको जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में लाना चाहते हैं तो इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए म्यू 0/4 पाई, बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंजमेंट में क्या करना है तो देखिए अरेंजमेंट में करना यह है कि P × 2l को एक साथ कर लेना है, माने पोल स्ट्रेंथ और गुने 2l इसको एक साथ कर लेना ताकि ये मैग्नेटिक मोमेंट बन जाए, चुंबकीय आघूर्ण बन जाए, और इंटू 2r कर लेना है। तो आपका जो इक्वेशन पहले था वैसा ही रहेगा, खाली बस ये अलग अलग हो जाने की वजह से इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, है ना। ये नीचे में जैसे है उसको वैसे ही उतार दो, r² माइनस l² इसका होल स्क्वायर जो है उसको उतार दो, इसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्योंकि पिछला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने ये बात बताया है कि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्राबल्य इंटू 2l, है ना। तो ई फॉर्मूला के जगह पर m उठा करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो डाटा हमने रखा है उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर हमारे पास जो आएगा, ध्यान से देखना आप इसको, म्यू 0/4 पाई ये तो ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2r/r² माइनस l² इसका होल स्क्वायर। अब इसी में हम ये बात जो है यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि इफ r बहुत बड़ा हो और l बहुत छोटा हो, माने l का मान अगर बहुत छोटा हो, माने अगर ये ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो यही फार्मूला अपना बन गया, लेकिन अगर कंडीशन में ये दिया रहे कि r का मान बहुत ज्यादा l का मान छोटा हो जाए, लेकिन l² तो और छोटा हो जाएगा, ये तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा म्यू 0/4 पाई ये रहेगा। इसके जगह पर तो आप जैसे लिखते हो 2 आप ऐसे लगा दो, इसको 2 आगे कर दो, r अपॉन इसके जगह पे आप r² माइनस 0 इसका होल स्क्वायर करो। तो खैर अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व किया तो यहां से हमारे पास म्यू 0/4 पाई ये तो आएगा और इसके जगह पे 2m इंटू r ये तो रहेगा ही, इसके जगह पे r का पावर 4 हो जाएगा, एगो रेडियस से एगो रेडियस खत्म हो जाएगा। तो हमारे बीच फॉर्मूला जो शेष बचेगा ये फॉर्मूला का वैल्यू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई तो रहेगा, अच्छा इधर बचेगा 2m/r का पावर 3, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा कहाँ पे तो एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट
एक्जियल पोजीशन, एक्जियल पोजीशन माने अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा और ये आपको प्रूफ करने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो पेज है, इस पेज का आप जो है स्क्रीनशॉट लो। फर्स्ट पेज आपका ये है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, एक ये रहा। अच्छा, इसके बाद दूसरा पेज जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ये दूसरा पेज है। उसके बाद आपका ये जो है ये तीसरा पेज है, तीसरा पेज का फिर आप स्क्रीनशॉट लो। तो ये एक्सियल पोजीशन का जो फॉर्मूला है ये आपका डिराइव हो गया, अक्षीय स्थिति पर जो भी फॉर्मूला आता है वो डिराइव हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो डिराइव करना है इक्वेटोरियल पे। देखिए इक्वेटोरियल जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर क्या आएगा, इसको हम लोगों को डिराइव करना है। पहली बात तो आप ये बात ध्यान रखना कि इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है, निरक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं। ये पॉइंट जो होता है किसी भी चुंबक का जो बिचला हिस्सा होता है, इस बिचला हिस्सा के ठीक ऊपर या ठीक नीचे होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है अपना इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट। और चूंकि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसके मिड पॉइंट से, चुंबक के मिड पॉइंट से करेंगे, तो फिर इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, अब नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लाइन के ऊपर में बाहर की तरफ होगा, यानी कि आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, ये बाहर की तरफ होगा। एक जो साउथ पोल की वजह से जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की वजह से अंदर की ओर होगा। मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर है, तो स्वाभाविक बात है ये भी आपका क्या होगा, थीटा एंगल पर होगा। दोनों ध्रुव जो होता है वो दोनों ध्रुव से जो दूरी मिलेगा ये एकदम बराबर दूरी मिलेगा। तो बराबर दूरी मिलेगा तो स्वाभाविक बात है कि आपका ये जो भी आपको देखने को मिलेगा एंगल वो बराबर देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये दूरी कैसे निकालोगे, तो देखो ई राइट एंगल ट्रायंगल है, हम थोड़ा सा नाम रख दे, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसका नाम डाल देते हैं यहाँ पर ए नाम डाल देते हैं, यहाँ पर इसका जो नाम है इसका नाम बी डाल देते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, एन से लेकर के ए के बीच का दूरी तो एल हो जाएगा और ए से लेकर के एस के बीच का भी दूरी एल हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आर है। तो स्वाभाविक बात है कि आपका यह हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, तो इसका दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर ये थीटा एंगल है तो हम लोग अगर इसको डॉट डॉट से ऐसे अगर मिला दे, इस तरह से अगर मिला दें, तो आपका ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। माने ये दूगो पैरेलल लाइन को चूंकि ये काट रहा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये भी आप देख लो दूगो पैरेलल लाइन को अगर इसको कटवा रहे हो तो ये भी तुम्हारा थीटा, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा। अब इसकी वजह से ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर हमारा दूगो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इधर चला जाएगा, यानी कि एन पोल के, नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एगो इस पर जाएगा, तो इस पर जब जाएगा तो इसमें लगाएंगे नॉर्थ पोल और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि थीटा के बगल वाला कंपोनेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नहीं होना तो इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा नॉर्थ पोल के कारण जो है वो कंपोनेंट बनेगा, तो एगो पोल जो है इधर जाएगा तो इस एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो इसकी वजह से नॉर्थ पोल साइन थीटा बनेगा। अच्छा, एगो कंपोनेंट इस पर आएगा तो इसमें आप लगाइएगा नॉर्थ पोल कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के कारण कॉस थीटा। अच्छा, इसका भी दूगो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक घटक इधर जाएगा, इसका एक घटक इधर जाएगा तो इसमें भी तुम्हारा बी एस कॉस थीटा लगेगा। एक घटक इसका नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इसमें हम लोग लगाएंगे बी एस साइन थीटा लगाएंगे। दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट नीचे आया और संयोग से इसमें भी साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा। अगर बी एन यानी नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाए, तो अगर थीटा आप देख रहे हो बराबर है तो स्वाभाविक बात है अगर वैल्यू भी बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे को
कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाला को कैंसिल कर देगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड केवल यही दोनों मिला के बचेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कॉस थीटा दोनों में यही दोनों मिला करके नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा। वैसे एक बात याद रखिएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना वो बराबर आएगा। आपको दिखाते हैं कैसे आएगा। देखो, चूंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से μ0/4 तो होता है, और पोल और डिवाइड बाय क्या लिखते हो आप, x का स्क्वायर। अभी जस्ट हम माने थे। हम अगर यहां पर लिखे फॉर नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहें, नॉर्थ पोल की वजह से, ठीक है, तो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें आप μ0/4 आप लगा दो, ठीक है, और पोल के जगह पे जो भी पोल स्ट्रेंथ है वो आप डाल दो। अब x बोले तो यहां से दूरी, नॉर्थ पोल से जो दूरी है वो r² + l² का ओवर रूट है, और चूंकि इसमें स्क्वायर है तो आप स्क्वायर के साथ रूट हटा दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर r² + l² केवल बचेगा। रूट को खत्म कर दिए हम, इसको आप यहां से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो निकल गया। अब अगर साउथ पोल के कारण निकालोगे तो हम यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम दक्षिणी ध्रुव के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो देखिए यहां पर केवल s लगा दीजिए, μ0/4 पाई। पोल स्ट्रेंथ तो जो है पोल स्ट्रेंथ रहेगा। अब दूरी की बात करते हैं तो साउथ पोल से भी दूरी तो वही होगा जो तुम्हारा नॉर्थ पोल से है, इसीलिए जब आप डिस्टेंस रखिएगा ना तो डिस्टेंस के जगह पर फिर से आप रख दीजिए r² + l², और इसका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर गौर करोगे तब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो आया साउथ पोल में वही आया नॉर्थ पोल में। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, BNS sin थीटा एंड BS sin थीटा कैंसिल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये पॉइंट जो है आप कहीं पर भी नोट बना करके लिख लीजिएगा। ये दोनों जो है ना ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, केवल नेट मैग्नेटिक फील्ड यही देगा। तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा ना वो वैल्यू को जोड़ देंगे। तो हम यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट पॉइंट बी पॉइंट पर अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही होता है कि नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया कॉस थीटा में, प्लस साउथ पोल के कारण जो आया आपका वो कॉस थीटा में। आप रखिए, इसको जोड़ दीजिए। हम लोग चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से जानते हैं कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। तो हम वैल्यू उठा करके रख दें यहाँ पर। देखो इसका वैल्यू नॉर्थ पोल का रखेगा तो उसका आया था μ0/4 पाई पोल स्ट्रेंथ बट्टा r² + l², और कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, प्लस दूसरा साउथ पोल के कारण भी आपका वही वैल्यू आया है μ0/4 पाई l बट्टा r² + l² इंटू कॉस थीटा। दोनों वैल्यू अगर सेम है तो जोड़ देंगे। देखो दोनों वैल्यू अगर सेम है तो जोड़ देंगे, तो 2 इंटू μ0/4 पाई पोल स्ट्रेंथ बट्टा r² + l² इंटू कॉस थीटा। यही तो हमारा डाटा आएगा। लेकिन इस डाटा में एक बात याद रखिएगा, थीटा तो हम लोग अपना मर्जी से माने थे, तो थीटा को हटाना अनिवार्य है। थीटा को हटाओगे कैसे? इस ट्रायंगल से, त्रिभुज से। देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप गौर कीजिएगा तो हमारे पास जो ये थीटा है इसमें देखो दो चीज हम लोगों को जो है वो दिया हुआ है। एक तो हम लोगों को ये दिया हुआ है कि आप गौर कीजिएगा यहाँ पर, एक तो हमारा जो है यहाँ से
चूंकि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा दो नहीं तीनों दे रखा है, तो कॉस थीटा निकालना, तो कॉस थीटा में हमारा क्या होता है फॉर्मूला, बेस थीटा के साथ जो लाइन रहता है इसको बेस यहां पर बोलेंगे, और ये होगा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस, और इसका लंबाई यहां से यहां तक जो है वो एल है, और हाइपोटेनस उसका लंबाई दिया हुआ है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, कॉस थीटा को हम लोग यहां से हटा देंगे। देखिए तो कॉस थीटा को आप हटाइएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, निरक्षीय स्थिति पर जो आएगा, ये आएगा μ0/4 पाई। बाकी जैसे है ई 2 को आगे ले चलिएगा तो यहां से आपका ये बना लेगा 2p डिवाइड बाई r² प्लस l² इनटू, उसका फॉर्मूला लिख दो कॉस थीटा का, तो आपका जाएगा L/√R² प्लस l², बेस अपॉन हाइपोटेनस, उस त्रिभुज से निकाल करके यहां पर रख दिए। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0/4 पाई, इसमें इसको एक साथ कर लेते हैं तो ई पी इंटू 12 तो रहेगा, ई जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर देखो r² प्लस l² का पावर 1 है, r² प्लस l² का पावर हाफ है, क्योंकि रूट है तो रूट का मतलब टोटल पावर आधा। तो आपका ये बेस अगर बराबर है तो r² प्लस l² लिख दो, इसके पावर में इसका पावर जोड़ देगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा। और चूंकि P इंटू 2L जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपका किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ और इंटू 2L, यानी द्विध्रुव प्राबल्य और गुने ध्रुवों के बीच का लंबाई। तो हम लोग जब ये डाटा को उठा करके यहाँ रख देंगे तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा μ0/4 पाई आएगा, और इसको उठा करके यहाँ रखेगा तो m और बट्टा में तुम्हारा r² प्लस l² और ये 3/2, ये हमारा वैल्यू आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अब इसमें भी फिर से कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन वही लगाना है कि r का मान यदि l से बहुत ज्यादा हो जाए तो l² जो होगा वो 0 के करीब चला जाएगा। इसका चर्चा बहुतों बार हम कर चुके हैं, इसीलिए जो है इसका डाटा हम डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक ना। तो ये बात आप थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान देंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका जो डाटा है ना वो डाटा उठा करके रख रहे हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए, हम यहाँ लिख लेते हैं इफ, ये कंडीशन लगा देते हैं, इफ r जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो l से, तो उस केस में आपका ये जो l² है देन l² टेंडिंग टू 0, 0 के करीब चला जाएगा। तो जब ये 0 के करीब चला जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके फॉर्मूला में कुछ बदलाव होंगे। μ0/4 पाई ये तो ठीक है रहेगा, साथ में आपका यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और बट्टा r² और प्लस l² के जगह पर 0 हो जाएगा, और ये 3/2 जैसे था वैसे रख दो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो आएगा वो तुम्हारा बन जाएगा μ0/4 पाई, और ये आपका m/e हो जाएगा r², इसका 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पावर में कट हो जाता है ये। तो यहां से इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया μ0/4 पाई और m डिवाइड बाई r का पावर 3। तो गौर करो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों फॉर्मूला में, मैग्नेटिक फील्ड जो डाइपोल के कारण आया है वो डिस्टेंस के पावर 3 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो हमारा फॉर्मूला आया था वो ऐसा ही आया था, खाली बस फर्क ये है कि आपका कांस्टेंट उसका अलग था, यहाँ कांस्टेंट कुछ और होगा, माने चुंबक वाला कांस्टेंट होगा। ऊपर से ये मैग्नेटिक मोमेंट आया है, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया था, है ना। वहां पर जब आप माने पढ़े होंगे तो वहां पर आपको याद होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, माने दोनों में बस फर्क ये है। तो लगभग दोनों का जो कंडीशन है प्रूफ करने का वो तकरीबन जो है वो सेम है। तो हमारे ख्याल से ये सब कोई भारी बात नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ये सॉल्व करके हम बता दिए। तो ये पहला पेज है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ये दूसरा पेज है, ये दूसरा पेज का आप स्क्रीनशॉट लो ये, ठीक है। उसके बाद आपका एक और पेज जो था वो तीसरा पेज इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और अपना इसको नोट्स में शामिल कर लेना, ठीक है।
चलिए अब आते हैं हम आगे। यार ये पॉइंट जो है आपको बहुत पहले हम बता रखे कहे भी थे कि इसको जो है आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको ये बता दिया। अब एनी पोजीशन के लिए भी आप जो है अपना बना लेना, उसको ड्राइव कर लेना, ठीक ना। जो भी आएगा इक्वेशन उसको आप देख लेना अपना। दो पोजीशन के लिए हम बता दिए, ज्यादातर दूगो वाला जो है ज्यादा फेमस होता है, ये वाला चीजें आपसे पूछता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट होता है, याद रखना। तो उसकी वजह से भी अगर पूछेगा ना तो इसी तरह से फॉर्मूला उसका आएगा, ठीक है। खाली मैग्नेटिक मोमेंट के जगह पे उसका फॉर्मूला जब सोलेनॉइड आप लोगे तो करंट वगैरह लेकर के भी तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। याद होगा करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आया था वो बताए थे IA। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर करंट को लेकर के फॉर्मूला आया था IA। और डाइपोल माने द्विध्रुव के कारण जो आपका जो दिखने को मिलता है वो P×12, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ गुने लंबाई। लेकिन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट ही है, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट है, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट है। एक करंट की वजह से निकलेगा और एक जो पोल स्ट्रेंथ आपको अगर मालूम है तो उसकी वजह से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक है इसमें 3 काम हम लोगों को करना है। एक तो पहली बात यह है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, मैग्नेटिक डाइपोल आपको निकालना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो भी होगा वो आपको निकालना है। दूसरा गैरो मैग्नेटिक रेशियो निकालना है, और तीसरा बोर मैग्नेट्रॉन। एक एक करके बारी बारी से हम सब बात करेंगे। सबसे पहला जो बात है वो ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि मान लो अगर अपने पास एक एटम है, तो एटम का जो सेंटर होता है उसमें तो खैर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर जो है वो चक्कर लगाएगा। मान लीजिए कुछ वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। लेट अस सपोज उसका जो वेलोसिटी है वो VE है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ME है। तो हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ घूमेगा तो स्वाभाविक बात है कि इसकी वजह इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहां पर भी तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होबे करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसका रेडियस, जिस घर में घूम रहा है उसका रेडियस आपको दिया रहेगा। मान लेते हैं कि उसका रेडियस R है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब करंट चल रहा है एक तरह से, अगर मान के चले तो एक तरह से करंट चल रहा है। और हमको इसी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। एक बात बताइए, हम लोग चूंकि जानते हैं कि अपना ये जो करंट चल रहा है वो सेंटर से कितना दूरी पर चल रहा है R, तो हम इसके अंदर का जितना रेडियस होगा उस रेडियस के अंदर का टोटल एरिया जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कहोगे क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है I×A। हम अगर करंट निकाल ले, अगर एरिया निकाल ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा इजीली। तो हम दो चीज निकालना चाहते, एक एरिया और एक करंट। तो एरिया तो बड़ा सिंपल है, यहां से यहां तक का रेडियस R है, तो विड्थ का जो एरिया होता है वो πr² होता है, इजी वे में निकल जाएगा। अब करंट कैसे निकालेंगे? तो देखो करंट निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बहुत बेसिक फार्मूला जो हमारा होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। तो चार्ज तो एकदम क्लियर कट है कि चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, E रख लेंगे। टाइम निकालना है, और टाइम बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं हो तो इसी को थोड़ा आगे कर लेते हैं। इसीलिए करंट बराबर जो आएगा वो E और बट्टा टाइम आएगा। और चूंकि हम लोग ये भी बात जानते हैं कि अपना जो स्पीड जो होता है ना, स्पीड ये बराबर होता है दूरी और बट्टा में समय। एक बात बताइए, स्पीड तो हमको दे रखा है, इसका क्या है VE, और इसको जो एक चक्कर पूरा करना है उसके लिए हम बात करना चाहते हैं, या फिर और भी कई चक्कर लगाना हो तो ये दूरी कितना ट्रेवल करेगा, ये दूरी ट्रेवल करेगा πr। एक चक्कर के लिए भी बात करें, ज्यादा चक्कर होगा तो अपना इनसे मल्टीप्लाई कर लेना आप, और डिवाइड बाई टाइम, यही होगा। तो यहां से अगर आप चाहें ना तो टाइम निकाल सकते, इसको अलग करके लिख लेते हैं तत्काल में, इसको इक्वेशन 1 मान लो, टाइम हम निकालना चाहते इधर से। तो चूंकि हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टा समय, इसीलिए समय बराबर लिखोगे तो दूरी बट्टा चाल, और चाल बराबर जो आएगा, दूरी तो पहली बात 2πr आ जाएगा, और इसका जो चाल है वो दे रखा है VE, ये दे रखा है। तो E वाला वैल्यू को उठा करके रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 पर, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 से बात कर लेते हैं। तो हमारे पास करंट का जो फंडा आएगा वो आएगा E अपॉन, ये वाला वैल्यू रखो, 2 पाई R अपॉन VE। तो यहाँ से बताइए करंट का वैल्यू क्या आया, E इंटू VE, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पाई R, जो भी इसका रेडियस होगा वो रख दो। तो ये हमारा हो गया करंट, और ये करंट जो आया, इस करंट का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोगों को चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, इसी मैग्नेटिक मोमेंट का नाम होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और इसको लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लोग डिनोट करते हैं, समझे। वैसे एम से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन म्यू से ज्यादातर देखना डिनोट किया हुआ रहता है। चूंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कोई भी हो, फॉर्मूला तो यही होगा, करंट की वजह से अगर निकालोगे IA, है ना। तो I का मान अगर हम यहां से उठा के रख दें, I का मान अगर हम यहां से उठा के रख दें, तो म्यू बराबर देखो क्या बनेगा, I का मान ये वाला उठा के रखिए, तो E इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 पाई R। अच्छा, चूंकि एरिया चाहिए, तो इसके घर का जो एरिया बनेगा अंदर में, वो बनेगा पाई R का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर। तो पहली बात तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एगो रेडियस से एगो रेडियस भी कैंसिल हो जाएगा, एगो रेडियस से एक रेडियस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जरा गौर कीजिएगा, म्यू बराबर आपके पास आएगा क्या, E वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर में एगो रेडियस बचेगा और बट्टा में केवल 2 बचेगा, केवल 2। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इससे डिवाइड कर दो दोनों से, तो आप देखिए इसका जो कंडीशन बनेगा उसमें आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू R डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MVR। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग का ये फॉर्मूला होता है, आप समझे। तो कोणीय संवेग का ये फॉर्मूला होता है, तो आपका यहां से म्यू बराबर फॉर्मूला बनेगा E, और इसको डिनोट करते हैं हम L से। ठीक है, L से हम लोग डिनोट करते हैं, L लगा देते हैं बट्टा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। वेयर आपका यहां पर जो L है, इस L का मतलब आप याद रखिएगा, L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना। इसको हम लोग बोलेंगे कोणीय संवेग, तो ये कोणीय संवेग को लेकर के हमारे पास जो है ये फॉर्मूला दे दिया। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये जो फंडा है, जो भी फंडा यहां पर हम लोगों ने लाया है, म्यू बराबर E इंटू L बट्टा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E L बट्टा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने लाया है, इसमें L जो है ना, L का वैल्यू ये रहेगा, और अगर आप L एंगुलर मोमेंटम का मान बढ़ाइएगा तो म्यू का मान भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का ये फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर घूमता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला आप लगा करके उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें देख लो टॉपिक जो है उसमें पहला जो है वो आ गया। अब दूसरा पे आओ, इसको बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो। गैरोमैग्नेटिक रेशियो को हिंदी में नाम बोलते हैं घूर्ण चुंबकीय आघूर्ण, इसको यहाँ पर अनुपात, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। ठीक है, इसमें कॉमा लगा लेना यहाँ पर। परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, फिर उसके बाद घूर्ण चुंबकीय अनुपात तथा बोर मैग्नेट्रॉन, ये 3 चीज निकालना है। तो एगो तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात पर। तो घूर्ण चुंबकीय अनुपात का डेफिनेशन क्या है, हम उस पर बात कर लेते हैं पहले। देखो, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का डेफिनेशन कहता है द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। मतलब कहने का सेंस ये है कि चूंकि आप लोगों ने अभी जो पढ़ा है म्यू बराबर E L अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है।
तो इसका जो डेफिनेशन है ये घूर्ण चुंबकीय आघूर्ण का, वो कहता ये है कि म्यू और बट्टा एल, यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग, इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को, ये आप इसको अगर इधर फेंकोगे तो E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही आएगा। इसी दोनों के रेशियो को, यानी ये जो आपके पास ये रेशियो आया है, इसी को बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो। मैग्नेटिक रेशियो, इन दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो। ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। ठीक है, एक तो ये रहा जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसीलिए रेशियो भी फिक्स होगा। आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, म्यू बट्टा एल का मान जो होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये डाल दो। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो इसको लिखो 2 इंटू 2 तो फॉर्मूला में था, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो घूर्ण चुंबकीय अनुपात किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है इजी वे में निकल जाएगा। हमने इसका वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रखा है, हम डायरेक्ट आपको जो है ये वैल्यू बता दे रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक ना, इसका वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है, एक मिनट, हाँ, इसका जो वैल्यू आया है वो आया है आपका 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर किलोग्राम, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू को जो है आप याद रख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप याद रख सकते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। एक और आपका जो लास्ट में बना था वो था बोर मैग्नेटॉन। देखिए, तो बोर मैग्नेटॉन के बारे में ये कहा गया है, चूंकि आप लोग जो है एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़े होंगे कि वहां पर आपको बताया गया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी घर में घूमता है, एटॉमिक थियरी में, एटॉमिक जो थियरी पढ़ते हैं उसमें आपको बताया गया होगा, एटॉमिक थियरी में कहा यह जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, शर्त एक है कि इस ऑर्बिट में जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर रहेगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है जिस ऑर्बिट में आप घुमाते हो, उस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। ये एटॉमिक थियरी में जो है वो बात बताया जाता है। तो हम लोग वही चीज जो यहाँ पर लिखे हैं, एज वी नो फ्रॉम द बोर्स क्वांटाइजेशन थियरी, वही एटॉमिक थियरी की बात कर रहा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π का होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा N और H/2π, इसके बराबर आएगा हमेशा। N का वैल्यू यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है, जिस घर में ये घूमेगा उस घर का हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन चूंकि बोर मैग्नेटॉन की बात कर रहा है तो कहता यह है कि बोर मैग्नेटॉन में, यानी बोर मैग्नेटॉन जब आप निकालते हो तो उस केस में जो भी वैल्यू रखना है उसमें N का वैल्यू जो है ना वो 1 लेना है। N का जो वैल्यू लेना है वो कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो 1 लेना है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट का मान जो है, इफ N का मान अगर आप 1 ले लो तो L बराबर केवल बचेगा क्या चीज, H/2π, यही हमारा बचेगा L का वैल्यू। तो इसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन नहीं बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, इसकी जो बात चल रहा है, इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए।
तो जब भी इसका वैल्यू मिनिमम रहेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे बोर मैग्नेट्रॉन, यही बोर मैग्नेट्रॉन है। तो मिनिमम वैल्यू अगर निकालोगे यही, दिस इज बोर मैग्नेट्रॉन, इसी को हम लोग बोलेंगे बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक ना, इसी को हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन नाम देंगे, याद रखना। लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसका वैल्यू निकालने का तो फॉर्मूला अभी जस्ट आप लोगों ने देखा था, EL बट्टा क्या चीज 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो तो L का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो देख लीजिए L का वैल्यू जो मिनिमम है वो मिनिमम यहाँ से आ गया, चूंकि N का मान 1 रख रहे हैं, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू उठा करके रख दीजिए। तो मिनिमम वैल्यू जो है आपका आ जाएगा E और L का मान हो जाएगा H बट्टा 2 पाई अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस सब डाटा का वैल्यू रख दोगे तो आपका मिनिमम वैल्यू जो है निकल जाएगा। H का मान आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, H का मान आप लिखोगे तो 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई ये 2 पाई को नीचे करो, 2 पहले से अवेलेबल है तो 4 और ये पाई का वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उसी को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। इसका भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसका वैल्यू हमारे पास आया है 9.28 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट का मान है इसलिए एम्पियर मीटर स्क्वायर ही इसका SI मात्रक होगा। ये जो वैल्यू आया है ये बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू आया है। अभी हम लोग 3 चीज सीखे। पहला जो टर्म था वो क्या था, पहला जो टर्म था उसको बोले तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकालना पहला, दूसरा गैरो मैग्नेटिक रेशियो, और तीसरा जो हमारा है वो है बोर मैग्नेट्रॉन। तो पहले आप ऊपर हेडिंग बनाइए और इसको जो है पहले आप अपना लिख लेना, बोर मैग्नेट्रॉन आ गया ये। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो है अपना नोट्स बना लेना। फिर उसके बाद दूसरा जो पेज है वो ये है, इसका आप नोट्स बना लेना। उसके बाद आपके पास जो है ये बोर मैग्नेट्रॉन जो आएगा ये तीसरा पेज है, इसका भी आप जो है अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये आपका रहा जो बेसिक बातें हैं इससे जुड़ा हुआ, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है उसके प्रॉपर्टी को जानना हमें बहुत जरूरी है। देखिए, तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो ना, तो मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग एक काम और कीजिएगा, एक और चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद फिर हम उस पर आएंगे। जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा किसी भी मटेरियल का, उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एक आध दो टॉपिक पहले इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं। देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास, मान लो जैसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है जो इधर से ऐसे मान लो गुजर रहा है, ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है। लेकिन अगर आप इसको किसी एरिया से गुजारो, फिक्स एरिया से गुजारो, कोई ये एरिया है, इस एरिया से अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड गुजारो, मान लेते हैं ये एरिया जो है इधर है, एरिया का जो वैल्यू है वो इधर है, मान लेते हैं। एक छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं यहाँ पर, लेट अस सपोज यहाँ पर एक छोटा सा जो है कट कर लेते हैं, और लेट अस सपोज ये DA एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में है। स्वाभाविक बात है मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कुछ ना कुछ जो है एंगल बनाएगा। तो किसी भी क्षेत्र से, कोई भी क्षेत्रफल हो, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन था, किसी सरफेस एरिया से पास करने वाला नंबर ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। उसी प्रकार से यहां पर बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सरफेस एरिया से निकलने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर डिफाइन करें, जो हमारा पहले भी आया था वो डेफिनेशन, उसके आधार पे, तब फ्लक्स को हम लोग डिनोट करेंगे फाई से, खाली बस यहाँ पर बी लगा देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम डिनोट किए थे फाई ई से, ठीक है, तो यहाँ पर बी लगा देना, इससे समझ में आ जाएगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, बराबर। इसका जो डेफिनेशन कहता है, उस डेफिनेशन के अनुसार से मैग्नेटिक फील्ड और इनटू एरिया, लेकिन एरिया उसी डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में फील्ड चल रहा है।
तो उस डायरेक्शन में निकालोगे तो इसका दो कंपोनेंट, एक जाएगा ऊपर साइन और एक इधर कॉस। तो साइन वाला नहीं लेना है, कॉस वाला, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाला। तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो चूंकि एरिया आपने छोटा लिया है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो भी छोटा आएगा। ठीक है, ये फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन से ये लिखा जाता है, फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन से हम लोग इसी तरह से ये वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, डी फाइव बी, इसको हम इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, यहां से आपका ये बी डी ए कॉस थीटा अगर आप यहां पर रख दो, तो इसका कहीं ना कहीं जीरो से मान लेते हैं कि ए से बी तक होगा कैलकुलेशन, लेट अस सपोज एक्स वाई तक कुछ भी होगा, और इसका मान लेते हैं जीरो से फाइव बी तक हम ऐसा इंटीग्रेट कर देते हैं। तो स्वाभाविक बात है आपका इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाइव बी आ जाएगा। और ये आपका सॉल्व नहीं होगा, तो सॉल्व नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है, माने सॉल्व नहीं होने का रीजन ये है कि हम लोग जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे ना तो ये खोजेगा भाई डाटा का माने टोटल जो है वो वैल्यू कितना होगा। हम डायरेक्ट हम इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं, ऐसे ध्यान रखना कि डी फाइव बी का इंटीग्रेशन अगर करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन आपका फाइव बी आ जाएगा। और ये सॉल्व अभी हुआ नहीं है तो ये आप वैसे ही इसको छोड़ देना। ठीक है, तो ये आपका यहां से डी बी डी ए कॉस थीटा ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में लिखो। तो कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट आता है, कॉस थीटा जिसमें लगा हो उसमें डॉट प्रोडक्ट आता है। तो आप इसका सदिश रूप में जो है प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो फाइव बी इज इक्वल टू आपका जो आएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कॉस थीटा में जो होता है ना वो आपका इस तरह से डॉट प्रोडक्ट में इसको लिखा जा सकता है। ठीक ना, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला आ गया क्या चीज का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। एक तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, हालांकि बहुत सिंपल बात है लेकिन ये आप जरूर याद रखिएगा, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट अपना ले लो। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये आप जरूर याद रखना, गॉस थ्योरम। हालांकि गॉस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, लेकिन गॉस थ्योरम को फिर से आप यहां पर देख लो। गॉस थ्योरम यहां पर जो है ये चुंबकत्व का गॉस थ्योरम है। इसका कहना यह है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसी फील्ड को हम किसी सरफेस एरिया से गुजारते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं ये थीटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान कुछ ना कुछ होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जो होगा ना वो बराबर होता है इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा, इसके बराबर होता है। आप समझ रहे हो, इसके बराबर होता है। लेकिन गॉस थ्योरम में कहा यह गया है कि अगर कोई सरफेस क्लोज हो, चारों तरफ से अगर सरफेस को क्लोज कर दो, तो चारों तरफ से जब वो सरफेस क्लोज हो जाएगा तो उस केस में उससे निकलने वाला जो फील्ड लाइन होगा, माने टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जीरो होगा। बात समझे। इसमें एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई सरफेस को, जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि कोई सरफेस है और उसको जो है चारों तरफ से अगर आप क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने का मतलब ये होता है कि जितना इसमें से आप इंटर करवाते हैं उतना क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में अगर आप गौर किए होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता था कि चक्कर लगाता था, बंद लूप का निर्माण करता था। और आपने अगर मान लीजिए चारों तरफ से बंद कर दिया तो केवल निकल रहा है, बंद लूप वापस तो आ नहीं रहा है। आप समझ रहे हो। तो यहां पर बेसिकली होगा क्या कि अगर कोई बंद लूप हो और उससे अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हो, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हो, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी बंद लूप से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो फ्लक्स का मान क्या होगा, वो जीरो होगा। टोटल फ्लक्स का मान जो आएगा वो जीरो होगा। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल जो आएगा डी बी ए कॉस थीटा का, ये जीरो आएगा। देखो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चुंबक जो होगा ना एक ध्रुव का नहीं हो सकता है, मोनोपोल का नहीं हो सकता है। माने आपने अगर निकाला है फील्ड को तो वो अंदर भी आएगा, यानी कि राउंड मारेगा वो। बात समझे कि नहीं। अगर राउंड नहीं मारा तो सीधी बात है कि एक ध्रुव की बात कर रहे हो, और एक ध्रुव का कोई भी चुंबक होता नहीं है। ये इस फॉर्मूला का प्रमाण है। ठीक है, या ये कहो कि इस बात का प्रमाण ये फॉर्मूला देता है। तो अब बताइए इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में भी कोई लिखेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन जो आएगा डी ए वेक्टर के साथ, ये भी आपका क्या आएगा, जीरो। इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जो आया है ना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गॉस थ्योरम
थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये चुंबकत्व का गॉस प्रमेय है। ठीक है, तो गॉस प्रमेय तक जो है आप अपना बढ़िया से पढ़ लेना, इसको ध्यान रखना। और अगला जो लेक्चर डालेंगे, तो अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है कोई भी मटेरियल का, और उसके बाद फिर आगे का जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना जो है निश्चित रूप से तैयार कर लेना, फिर अगला बात माने अगला जो भी बचा हुआ शेष बातें हैं उसको हम लोग अगला जो टॉपिक होगा उसमें कवर करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं।